अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आरएफ सर्किट्स का पिछले वीक हम लोगों ने कोई भी लेक्चर नहीं किया और उसकी मेन वजह ये थी कि आप लोग अभी अपने असाइनमेंट्स पे और एडीएस सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब मसला आप सबका हल हो गया होगा। तो क्योंकि रमज़ान है, आप सब रमज़ान में थोड़ा बिज़ी होंगे, रूटीन्स भी आप लोग की अपसाइड डाउन हुई हुई हैं। अम, तो मैंने ये सोचा कि हम एक थोड़ा लाइट सा चैप्टर शुरू करते हैं जिसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल स्टडी है। उसमें प्रैक्टिकल एनालिसिस कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ये टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो नॉइज़ है, चैप्टर नंबर 10 है ये, नॉइज़ एंड नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन का। और जो नॉइज़ है ये कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स में जितने भी हों, बेशक डिवाइसेस के पर्सपेक्टिव से हो, सर्किट डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से हो, बेशक कम्युनिकेशन नेटवर्क के पर्सपेक्टिव से हो, जो नॉइज़ है वो काफ़ी एक फंडामेंटल पार्ट है ऑफ स्टडी। और उसकी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है टू डिटर्मिन कि आपका सिस्टम जो है वो प्रैक्टिकली किस तरह से बिहेव करेगा। आपका वायरलेस कम्युनिकेशन का डेटा रेट नॉइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी रिक्वायर्ड ट्रांसमिट पावर नॉइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी सर्किट के लॉसेस नॉइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो नॉइज़ जो है इसकी प्रैक्टिकल सर्किट्स में और एनालिसिस में इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जितनी भी सिमुलेशंस वायरलेस कम्युनिकेशन में की जाती हैं वो एसएनआर के ऊपर की जाती हैं, बिट एरर रेट डिटर्मिन किया जाता है। तो वहाँ पे भी यही डिटर्मिन करने की कोशिश की जाती है कि नॉइज़ के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ अ नॉइज़, किसी भी सिस्टम की, जो भी आपने कोई कम्युनिकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया है, किस मर्ज़ी लेयर पे हो, कोई वेव फॉर्म आपने अगर डिज़ाइन किया है फिज़िकल लेयर पे, तो उसकी परफॉर्मेंस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइज़ कैसी होगी। तो हम नॉइज़ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि आरएफ सर्किट्स के पर्सपेक्टिव के अंदर नॉइज़ जो है वो कैसे हमारे पास एक्ट करता है और इसकी स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो जो नॉइज़ है, ये आपको पता है कि किसी भी रिसीवर में दो तरीके से बिहेव कर सकती है, किसी भी तरीके में दो तरीके से इंट्रोड्यूस हो सकती है। एक है किसी भी रिसीवर की एक्सटर्नल नॉइज़, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको मिलती है। और जनरली अगर हम किसी, अगेन, आरएफ फ्रंट एंड की बात करें, तो कोई भी आरएफ फ्रंट एंड एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में एंटेना के बाद सबसे पहला पार्ट जो है एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में आरएफ फ्रंट एंड का होता है। तो जो एक्सटर्नल नॉइज़ है वो सिस्टम के अंदर थ्रू एंटेना घुसेगी। हम ये भी देखेंगे कि अगर एक वाइड नेटवर्क हो और उसमें एंटेना ना हो तो सिस्टम के अंदर नॉइज़ किस तरह से एंटर होगी। तो बहरहाल जो नॉइज़ है उसका एक कंपोनेंट एक्सटर्नल टू द सिस्टम है, जो कि सिस्टम के अंदर आरएफ फ्रंट एंड के एंट्री पॉइंट से आती है। और दूसरा जो कंपोनेंट है नॉइज़ का वो इंटरनल कंपोनेंट है, जो कि रिसीवर की सर्किटरी का पार्ट है। जनरली ये जो नॉइज़ होती है, इंटरनल नॉइज़ ऑफ एनी सिस्टम, ये ड्यू टू कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन, आपको पता है कि आपका मोबाइल फ़ोन है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा देर के लिए इस्तेमाल करें तो वो जनरली हीट अप हो जाता है, ठीक है। हीट अप होने से क्या होता है कि हमें ये बात पता है कि जो करंट या वोल्टेज सिग्नल्स जो होते हैं, इनके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ये एनर्जी को कैरी करते हैं। तो जब किसी भी सिस्टम में करंट फ्लो करता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होती है तो इस कोलिजन की वजह से हीटिंग इफ़ेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। और किसी भी जगह पे अगर कोई कोलिजन होगी तो वहाँ पे हीटिंग इफ़ेक्ट जनरेट होगा। अगर आप हथौड़े से किसी चीज़ को मारना शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर जब आप उसको मारते रहेंगे तो आप देखेंगे कि जिस सरफेस के ऊपर आप उसको मार रहे हैं वो थोड़ी हीट अप हो जाएगी। आप किसी जगह पे अगर अपना हाथ रख के बैठ जाएं, थोड़ी देर के बाद वो जगह गर्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो जाएगा।
तो जो कांस्टेंट कोलिजन होती है उसकी वजह से हीटिंग अप होती है। जब हीटिंग अप होती है तो इस हीट की वजह से ये जो कोलिजन होती है ये नॉइज़ जनरेट करती है, ठीक है। तो अगर आप सिस्टम को नॉइज़लेस रखना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपको टेम्परेचर को रिड्यूस करना पड़ेगा। यही वजह होती है कि आपके जो प्रोसेसर्स होते हैं इनको लो टेम्परेचर पे ऑपरेट किया जाता है, हीट सिंक्स इनके साथ लगाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप हीट सिंक्स नहीं लगाएंगे तो एक तो हीट की वजह से बर्न आउट भी होगा और दूसरा ये कि नॉइज़ लेवल भी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बात हमें थ्रू आवर नॉलेज पता है कि अगर कोई सिस्टम या कोई सर्किट कॉन्टीन्यूसली ऑपरेट करता रहे तो आहिस्ता आहिस्ता हीट अप होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से उसकी एक इंटरनल नॉइज़ क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो माइक्रोवेव सर्किट्स के अंदर नॉइज़ की क्या इम्पोर्टेंस है इसको हम देखेंगे। अगर आप इस ग्राफ को देखें जो आपको आपके सामने नज़र आ रहा है, तो ये एक एम्पलीफायर का ग्राफ है, ठीक है। लेकिन हम इसको अभी आप ये कह सकते हैं कि ये किसी भी डिवाइस का रजिस्टर का प्रॉब्ली ये ग्राफ है, किसी डायोड का ग्राफ है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर आप कोई भी इनपुट देंगे किसी भी सर्किट को या किसी भी कंपोनेंट को तो आपको एक आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कई दफ़ा आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा लैब में कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी सिस्टम को ऑन किया, ठीक है, और आपने उसको कुछ भी इनपुट नहीं दी, लेकिन आप अगर उसकी आउटपुट को चेक करें तो आपको आउटपुट के ऊपर एक सर्टन वोल्टेज लेवल मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो आउटपुट के ऊपर आपको सिग्नल मिल रहा होता है ये एक्चुअली सिस्टम की इंटरनल नॉइज़ होती है जो कि आपको आउटपुट के ऊपर नज़र आ रही होती है, ठीक है। और जनरली ये जो सिग्नल होता है इसको हम नॉइज़ फ्लोर ऑफ द सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये आपके सिस्टम का नॉइज़ फ्लोर होता है। अब in order for your system to recognize a legitimate signal तो आपका जो रिसीव्ड सिग्नल है वो हमेशा इस नॉइज़ फ्लोर से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर रिसीव्ड सिग्नल का लेवल नॉइज़ फ्लोर से ऊपर नहीं होगा तो आपका सिस्टम ये रिकग्नाइज़ नहीं कर सकेगा या आप सिटिंग एट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम ये रिकग्नाइज़ नहीं कर सकेंगे कि क्या आप नॉइज़ रिसीव कर रहे हैं या आप सिस्टम का कोई लेजिटिमेट सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो जो नॉइज़ होता है वो सिस्टम में हमेशा मौजूद होता है रिगार्डलेस कि आप कुछ इनपुट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर आप कुछ इनपुट नहीं भी कर रहे तो भी सिस्टम की आउटपुट के ऊपर जो सिग्नल आ रहा होता है वो आपका नॉइज़ फ्लोर होता है, ठीक है। अब से फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सिस्टम है, इस साइड पे हमारा इनपुट है, इस साइड पे आपका आउटपुट है। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनपुट पावर को बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे आपने अपनी इनपुट पावर को बढ़ाना शुरू किया यहाँ पे आके जब आपने अपनी इनपुट पावर को इतना बढ़ा लिया, आप यहाँ से चले, आहिस्ता आहिस्ता आपके सिस्टम की इनपुट पावर बढ़ रही है, लेकिन आपको आउटपुट के ऊपर सिर्फ नॉइज़ फ्लोर रिसीव हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी आप सफिशिएंट पावर सिस्टम में इनपुट नहीं कर रहे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस पॉइंट के ऊपर आए तो अब आपकी जो इनपुट पावर है उसने आउटपुट के ऊपर कोई इफ़ेक्ट उसका नज़र आना शुरू हो गया, ठीक हो गया। अब आप ये देखिए कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज है ये आपके सिस्टम की लीनियर रेंज है। यहाँ के ऊपर इस रेंज के अंदर जो आपका आउटपुट होगा वो समथिंग जी जो कि गेन ऑफ द सिस्टम है मल्टीप्लाइड बाय इनपुट पावर होगा, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है इसकी ये यूजेबल रेंज है, ठीक। लेकिन हम इस यूजेबल रेंज को फिक्स्ड रेंज नहीं कहते, हम इसको कहते हैं डायनामिक रेंज, ठीक है। इसको डायनामिक रेंज हम इस वजह से कहते हैं कि ये जो रेंज ऑफ द जो ये रेंज है जिसके ऊपर आपका सिस्टम लीनियरली बिहेव करेगा, ये एक्चुअली एक ऐसा फैक्टर है जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो सारी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसके ऊपर आपके सिस्टम का बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक होता है या आपके सर्किट का बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक होता है वो उसकी डायनामिक रेंज कहलाती है, ठीक है।
अब आप ये देखिए कि अगर अब इस टाइम पे आपकी सिस्टम की डायनामिक रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, जो कि इनपुट पावर की टर्म में डिफाइन होगी। आप ये कहेंगे कि आपका सिस्टम एक रिकग्नाइजेबल आउटपुट दे सकता है किसी भी यूज़र को, प्रोवाइडेड कि इनपुट पावर का लेवल से फॉर एग्जांपल 1 वाट से लेके 5 वाट्स तक हो, ठीक है, कोई भी एग्जांपल हम ले रहे हैं। आप ये देखिए कि इससे ऊपर जाके आपका सिस्टम जो है वो सैचुरेट होना शुरू हो गया, ठीक है। सैचुरेट होने का मतलब ये है कि जब आप अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर देंगे तो अब आपकी पावर बढ़ाने से आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना भी सिस्टम गेन दे सकता था आपकी इनपुट पावर को, उतना वो गेन दे चुका है, ठीक है। अब आपने मैक्सिमम पावर सिस्टम से रिट्रीव करना शुरू कर दी है। लेकिन से फॉर एग्ज़ाम्पल आप पावर बढ़ाना शुरू कर देते हैं जस्ट टू से कि आप कहते हैं कि नहीं यार, मैं ढीठ आदमी हूँ और मैं बस कुछ ना कुछ आउटपुट पे निकाल के रहूँगा। तो जो लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं वो तो ये कहते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसके मुताबिक जो भी इनपुट पावर है आपकी, वो कहीं ना कहीं पे तो रिफ्लेक्ट होनी ही चाहिए, ठीक है। अब जब आप इस डायनामिक रेंज से बाहर निकल जाते हैं और अपने सैचुरेशन रीजन में चले जाते हैं, तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी पावर से सिस्टम सैचुरेट हो जाता है। जब वो सैचुरेट होता है तो सिस्टम हीट अप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जो पावर आपकी आउटपुट के ऊपर नहीं आ रही, ठीक है, इनपुट की जो भी पावर अब आपकी आउटपुट के ऊपर नहीं आ रही, वो अब आपके सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करना शुरू कर देगी, ठीक है। वो करंट सिस्टम के अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा और एक पॉइंट आएगा जब आपका सिस्टम जो है वो फेल हो जाएगा और वो उसमें कोई ना कोई कंपोनेंट जल जाएगा, सिस्टम रिस्पॉन्ड करना बंद हो जाएगा, हैंग हो जाएगा या किसी भी वजह से, ठीक है। तो वो सारा इसी वजह से है कि जो इनपुट पावर आप एक्सेसिव दे रहे थे जिसको सिस्टम हैंडल नहीं कर पा रहा था, वो अब सिस्टम को डैमेज करना शुरू हो गई है, ठीक है। तो नॉइज़, तो अभी तक हमें दो बातें पता चली। एक ये कि आपका जो सिस्टम है, रिगार्डलेस कि आप इनपुट के ऊपर कोई पावर देते हैं या नहीं देते, आपके आउटपुट के ऊपर नॉइज़ हमेशा मौजूद रहेगी, ठीक है। जो लेवल ऑफ नॉइज़ होगा वो नॉइज़ फ्लोर होगा और जनरली प्रैक्टिकल सिस्टम्स में जो नॉइज़ फ्लोर है ये -80 से -140 dBm तक होता है, ठीक है। dBm है जब हम अपना पावर रेशो ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मिली वॉट्स, ठीक है। और जो आपकी यूजेबल डायनामिक रेंज है जिसको हम लीनियर रेंज कह रहे हैं, दैट इज़ वो वाली रेंज जिसके ओवर आपका आउटपुट जो है, आउटपुट की पावर, दैट इज़ सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय इनकमिंग सिग्नल विच इज़ बीइंग अप्लाइड फॉर द सेक ऑफ एम्पलीफिकेशन फॉर दैट मैटर, ठीक है। ये एक एम्पलीफायर की जेनेरिक एग्जांपल है। अगर ये एम्पलीफायर नहीं है, कोई भी सिर्फ एक लीनियर डिवाइस है, तो यहाँ पे एम्पलीफायर भी एक लीनियर डिवाइस हो सकता है। यहाँ पे बस वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, तो जो भी आप इनपुट पे दे रहे हैं वो आपको आउटपुट पे मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप जो टिप ऑफ दी जो अपर एक्सट्रीम ऑफ दी डायनामिक रेंज होती है वो कहलाता है आपका कंप्रेशन पॉइंट। कंप्रेशन पॉइंट का मतलब ये है कि अब आप ये देखिए कि यहाँ पे आके आपका सिग्नल जो है वो कंप्रेस होना शुरू हो गया, ठीक है। तो कंप्रेशन पॉइंट से बियॉन्ड जो एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड दी सैचुरेशन रीजन। और आप लोग ये जानते हैं फ्रॉम योर इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज कि आप सिस्टम को कभी भी सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट नहीं करवाना चाहते। और अगर आप कंप्रेशन पॉइंट को क्रॉस कर जाते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जो कि क्योंकि सैचुरेशन रीजन की लेंथ को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि किसी सिस्टम की डेटा शीट में आपको ये वैल्यू अवेलेबल हो कि कितनी पावर के ऊपर जाके सिस्टम जो है वो फेल होगा। लेकिन जनरली डेटा शीट में हमेशा आपको कंप्रेशन पॉइंट अवेलेबल होता है जो कि आपको ये बताता है कि कितनी इनपुट पावर सिस्टम के लिए सेफ़ है। और कई दफ़ा कोई जो छोटे छोटे सर्किट्स हैं उनके ऊपर भी उन्होंने ये प्रिकॉशन लिखी हुई होती है कि कितनी मैक्सिमम इनपुट पावर ये सिस्टम्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो टाइप्स ऑफ नॉइज़ हैं उसमें हमने कहा कि नॉइज़ की दो टाइप्स हैं, एक इंटरनल नॉइज़ है और एक एक्सटर्नल नॉइज़ है। जो इंटरनल नॉइज़ है ये कुछ दो तीन इसके टाइप्स हैं या तरीके हैं। एक थर्मल नॉइज़ है जो मैंने आपको कहा थर्मल वाइब्रेशन की वजह से आती है।
जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनकी कोलिजन होती है, उन कोलिजन से हीटिंग अप होता है, उससे हमारे ओहमिक या थर्मल लॉसेस जनरेट होते हैं। ठीक है। एक नॉइज़ की टाइप कहलाती है शॉर्ट नॉइज़। जिस तरह आप शॉट लगाते हैं बॉल को तो बिल्कुल एक छोटा सा मोमेंट होता है, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो रैंडम फ्लक्चुएशन ऑफ चार्जेस की वजह से कोई सर्ज आया तो उस नॉइज़ को हम शॉर्ट नॉइज़ कहते हैं। ठीक है। फ्लिकर नॉइज़, इसको हम 1/f नॉइज़ भी कहते हैं। तो जनरली जो फ्लिकर नॉइज़ होती है ये हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी सिग्नल मिसबिहेव करना शुरू कर देता है, कोई भी कंपोनेंट मिसबिहेव करना शुरू कर देता है और वो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी जनरेट करना शुरू कर देता है जो कि पार्ट ऑफ दी सिस्टम बन जाती है, जो कि आउटपुट के अंदर ऐड हो जाती है। ठीक है। फ्लिकर नॉइज़ को प्रॉबेबली आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, लेकिन ये जो जो ये दोनों नॉइज़ेस हैं ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती हैं, तो इनको शायद आप फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते। ठीक है। ये आपके सिग्नल का पार्ट बन जाती हैं। ओके। जो एक्सटर्नल नॉइज़ेस हैं जो कि हमें एंटेना से मिल सकती हैं, उसमें थर्मल नॉइज़ है फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है। जो आपको ये बात पता है कि दुनिया में हर चीज़ रेडिएट करती है, हर चीज़ की एक रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हर चीज़ का एक थर्मल सिग्नेचर होता है। अगर आप उसको इंफ्रारेड कैमरे से देखें तो हर चीज़ जो है वो किसी ना किसी टेम्परेचर के ऊपर रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही होती है। तो क्योंकि उस रेडिएशन की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, तो आपका एंटेना अगर ज़मीन की तरफ देखेगा और एंटेना की बैंडविड्थ ज़्यादा है तो कोई ना कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे आपका एंटेना जो है वो कुछ सिग्नल्स जो है वो ज़मीन से रिसीव करना शुरू हो जाएगा उसकी थर्मल रेडिएशन से। ठीक है। इसके जिस तरह ज़मीन है एक प्लैनेट है, इसी तरह जो आसमान है उसके अंदर काफ़ी सारे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे स्टार्स हैं, सन है, इनकी भी रेडिएशन होती है। तो इसकी वजह से भी आपको नॉइज़ जो है आपका एंटेना, क्योंकि जब सिग्नल रिसीव कर रहा है, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट के लिए आपने एक डिश लगाई हुई है तो वो हर वक्त आसमान को देख रहा है और शायद शाम के वक्त सितारों को भी देख रहा होगा, दिन में सूरज की रोशनी है। तो इन ये सारे के सारे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर रहे होते हैं, तो इनकी वजह से भी आपके सिस्टम में नॉइज़ आ जाती है। बिजली अगर चमकती है, लाइटनिंग इफ़ेक्ट आता है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल सर्ज प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। अगेन उनकी फ्रीक्वेंसी का हमें कोई पता नहीं होता, तो उसकी वजह से भी एक नॉइज़ फैक्टर वो भी है एक्सटर्नल नॉइज़ का। वायरलेस डिवाइसेस मतलब ये कि कोई भी और डिवाइसेस जो कि आपकी नियर बाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रही हैं, उनकी वजह से भी आपके सिस्टम के अंदर नॉइज़ आ जाती है। अब ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप एंटेना से रिसीव कर सकते हैं। ओके। अब हम देखेंगे कि ठीक है, ये जो नॉइज़ है हमारे सिस्टम में आ गई, हम इस नॉइज़ को करेक्टराइज़ कैसे करेंगे। हमें ये बात पता है कि हमारे जितने भी सिग्नल्स होते हैं, प्रैक्टिकल सिग्नल्स, वो या करंट सिग्नल्स होते हैं या वोल्टेज सिग्नल्स होते हैं। जनरली हम उनको वोल्टेज की फॉर्म में देखते हैं। तो जहाँ पे भी हमारे पास करंट या वोल्टेज होता है वहाँ पे हमारे पास पावर होती है। ठीक है। तो अगर ये जो हमारा नॉइज़ है ये भी एक करंट या वोल्टेज की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है इसकी भी कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए। ठीक है। तो नॉइज़ को करेक्टराइज़ करने के लिए हम दो चीज़ों को का सहारा लेते हैं। एक कहलाती है नॉइज़ पावर और एक कहलाता है नॉइज़ टेम्परेचर। इनका आपस में ताल्लुक़ होता है। ठीक है। जो नॉइज़ पावर है ये इसका जो फॉर्मूलेशन है वो बड़ी सिंपल है। ये फार्मूला आपको सारी ज़िंदगी के लिए याद रहना चाहिए। तो नॉइज़ पावर जो है दैट इज़ के टाइम्स टी टाइम्स बी। ठीक है। वेयर के इज़ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। आपके जो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होते हैं उसके अंदर आप इसकी वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। अगर आप डीबी स्केल में देखें तो इसकी वैल्यू कुछ समथिंग -228 और आगे उसके यूनिट्स मुझे नहीं पता, डीबी समथिंग कुछ होते हैं। ठीक है। तो -228 इफ़ यू आर लुकिंग इन दी डीबी स्केल, लीनियर के अंदर इसकी वैल्यू हो सकता है आगे जाके आ जाए, अदरवाइज़ आपकी बुक में कांस्टेंट के टेबल्स में आपके कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू गिवन होगी। ठीक है।
क्योंकि हम डीबीज़ में ऑपरेट करेंगे, इस वजह से हमारे लिए -228 की वैल्यू भी ठीक है। ये जो है दिस इज़ दी टेम्परेचर, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है इसकी दो फॉर्म्स होंगी, आगे जाके एक और फॉर्म भी हमारे सामने आएगी, लेकिन फॉर द मोमेंट दिस इज़ दी फिज़िकल टेम्परेचर जिसके ऊपर आपकी डिवाइस जो है वो ऑपरेट कर रही है, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द डिवाइस एज वेल, क्योंकि उसका जो इंटरनल फिज़िकल टेम्परेचर है वो उस नॉइज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। जितना हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा नॉइज़ होगी, इसीलिए ऐसी डिवाइसेस जिस तरह जिनके अंदर हाई पावर सर्कुलेट कर रही होती है, जिनके अंदर हाई करंट्स होते हैं, उनको कूलिंग की ज़रूरत होती है। मैंने अभी आपको प्रोसेसर की एग्जांपल भी दी कि आप उसको कूल डाउन रखते हैं, हीट सिंक होता है जिससे रेडिएट आउट होती है आपकी जो हीट है उसको आप रेडिएट आउट कर देते हैं, फिर आपने फ़ैन लगाया होता है कूलिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके अलावा एक और जो फैक्टर है दैट इज़ bandwidth of the system, and this bandwidth factor tells you कि अब इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो कि ये जो नॉइज़ है ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हर फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई ना कोई नॉइज़ का कंपोनेंट होगा, लेकिन जितना ज़्यादा बड़ा सिग्नल होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर नॉइज़ पावर होगी, जितनी कम बैंडविड्थ होगी उतनी उसके अंदर कम नॉइज़ होगी, ठीक है। उतने कम फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको यूँ कह सकते हैं कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन का चैनल है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 10 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 1 गीगाहर्ट्ज़ तक है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और दूसरा चैनल है जिसकी सिर्फ 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 1.1 गीगाहर्ट्ज़ तक उसकी बैंडविड्थ है। अब आप ये देखिए कि जितने भी एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वो अगर एक बड़ी बैंडविड्थ आप ले रहे हैं तो उन एक्सटर्नल सोर्सेज का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है, और जितनी आप छोटी बैंडविड्थ ले रहे हैं उतना ज़्यादा उन एक्सटर्नल सोर्सेज का इफ़ेक्ट होगा। अगर हम इंटरनल की बात करें तो अगेन जो हमारे पास एडिशनल फ्रीक्वेंसीज जनरेट होंगी, एक जो विंडो होगी वो बहुत छोटी होगी, तो ये बैंडविड्थ जो है ये हमारी विंडो को डिफ़ाइन करता है। जितनी बड़ी ये विंडो होगी उतना ज़्यादा नॉइज़ होगा, जितनी कम विंडो होगी उतना कम नॉइज़ होगा, ठीक है। तो जनरली अगर हमारे पास बैंडविड्थ ज़ीरो है तो नॉइज़ पावर ज़ीरो है, अगर हमारे पास बैंडविड्थ इन्फिनिटी है तो हमारे पास जो पावर नॉइज़ पावर है वो भी इन्फिनिटी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये उसकी विंडो को डिफ़ाइन करता है, ठीक है। जो टेम्परेचर है अगेन अगर आप किसी डिवाइस को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट करें तो भी उसका नॉइज़ का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो भी उसकी नॉइज़ पावर जो है वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये नॉइज़ को हम KTB जब ऑपरेट करते हैं तो हम इसको मॉडल करते हैं एक ऐसे रजिस्टर के तौर पे जो कि नॉइज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। आप यूँ कह लें कि ये ऐसा रजिस्टर है जिसके अंदर से बस आप करंट फ्लो करवाए जा रहे हैं और वो करंट फ्लो की वजह से वो हीट अप हो रहा है। जब वो हीट अप हो रहा है तो वो एक नॉइज़ सोर्स बन गया आपका, ठीक है। तो if the source of the noise is white, then the noise source can be modeled as an equivalent noise source and characterized by an equivalent temperature। ये white का मतलब ये है कि ऐसा noise source जो कि independent of frequency है। अब मैंने आपको ये बताया कि जो भी सिस्टम की इंटरनल नॉइज़ होती है जनरली वो इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसीज होती हैं, क्योंकि कोई भी सिग्नल होगा किसी भी फ्रीक्वेंसी का होगा वो फ्लो जो है वो करंट या वोल्टेज की फॉर्म में ही करेगा। जब करंट और वोल्टेज की फॉर्म में वो फ्लो करेगा तो अगेन जो इंटरनल नॉइज़ है, जो कोलिजन्स हैं ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से जो है वो नॉइज़ जनरेट होगी, ठीक है। तो जो एक नॉइज़ सोर्स है उसको हम कैसे मॉडल कर सकते हैं? हम उसको मॉडल कर सकते हैं एज एन इक्विवेलेंट नॉइज़ सोर्स। जी, तो ये हमारे पास क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक नॉइज़ सोर्स है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम जो है इसके आउटपुट के ऊपर एक लोड रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और जो ये सिस्टम है ये आउटपुट के ऊपर एक नॉइज़ जनरेट कर रहा है, तो एन नॉट इज़ दी नॉइज़
डेंसिटी जब आप इसको बैंडविड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नॉइज़ पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉइज़ पर यूनिट हर्ट्ज़ इसका रिलेशन है और इसको आप मॉडल कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो इंटरनल है, मैंने आपको कहा कि ये सारी की सारी जो उसकी इंटरनल सर्किटरी है उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो दिस इज़ नाउ द इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये जो इंटरनल टेम्परेचर होगा किसी भी सिस्टम का, ये उसका इफ़ेक्टिव टेम्परेचर कहलाएगा जिसके ऊपर हमने इस रेजिस्टर को रखा हुआ है। ठीक है, तो इंटरनल जो उसकी सर्किटरी है वो एक नॉइज़ सिग्नल जनरेट करेगी। ठीक है, जो कि हमें आउटपुट के ऊपर मिलेगा। ठीक है, जो अगेन सेम फॉर्मूला को अगर हम यूज़ करें तो अगर हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट टेम्परेचर है तो दिस इज़ एन नॉट। ठीक है, और तो एन नॉट इज़ इक्वल टू के टाइम्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर जो कि उसका नॉइज़ टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो जो नॉइज़ टेम्परेचर है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय नॉइज़ डेंसिटी डिवाइडेड बाय के डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे ये बात लिखी गई है, नॉइज़ पावर इज़ के टाइम्स टी टाइम्स बी एंड नॉइज़ डेंसिटी इज़ के टाइम्स इक्विवेलेंट टेम्परेचर जो कि उसका इंटरनल नॉइज़ टेम्परेचर है। ठीक है, एंड बैंडविड्थ। ठीक है, तो जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर है उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं नॉइज़ डेंसिटी से, के और बी से। अब आपने ये बात तो कह दी कि जी अच्छा ठीक है, हम इक्विवेलेंट टेम्परेचर उसका डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल टेम्परेचर हमें पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है, बैंडविड्थ पता है, तो किसी भी सिस्टम की नॉइज़ पावर को डिटरमिन करना तो हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन हम इस इक्विवेलेंट टेम्परेचर को या किसी भी सिस्टम की नॉइज़ डेंसिटी को हम कैसे डिटरमिन करेंगे? तो हम जनरली किसी भी सिस्टम की जो नॉइज़ डेंसिटी है उसको डिटरमिन करने के लिए हम नॉइज़ के सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कैलिब्रेटेड नॉइज़ सोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, यानी ये डिवाइसेस होती हैं जो कि सिस्टम्स की नॉइज़ परफॉर्मेंस को करेक्टराइज करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर है इसका मतलब ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये हमारे पास एक सिस्टम है, आप देखिए ये हमारे पास सोर्स की साइड है। ठीक है, और ये हमारे पास लोड की साइड है। ठीक है, दिस इज़ द नॉइज़ एट द इनपुट एंड एन नॉट इज़ नॉइज़ एट द आउटपुट। सॉरी, मैं एन नॉट को नॉइज़ डेंसिटी कह रहा था, लेकिन दिस इज़ नॉइज़ एट द आउटपुट। ठीक है, एन नॉट वो नॉइज़ डेंसिटी भी एक टर्म होती है, लेकिन उसमें बैंडविड्थ शामिल नहीं होती। इसमें क्योंकि बैंडविड्थ शामिल है तो दिस इज़ नॉइज़ एट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास एक नॉइज़ सोर्स है और उसकी आउटपुट के ऊपर एक नॉइज़ पावर आ रही है, इसलिए हमने इसके लिए, तो दिस इज़ नॉइज़ पावर एट द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ओके, अब वो कहना आपको ये चाह रहे हैं कि से फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एम्पलीफायर है और ये एक नॉइज़ी एम्पलीफायर है, इसके सोर्स पे एक सर्किट हमने लगाया हुआ है, इसके आउटपुट के ऊपर एक सर्किट लगाया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम ये एज्यूम कर लें कि ये जो सोर्स का सर्किट है ये 0 केल्विन के ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बाय वर्च्यू ऑफ दिस फॉर्मूला या बाय वर्च्यू ऑफ दिस ट्रेंड, इफ़ टी इज़ ज़ीरो तो नॉइज़ पावर इज़ ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ दिस इज़ एट 0 केल्विन तो इनपुट नॉइज़ इज़ ज़ीरो। ठीक हो गया, लेकिन बिकॉज दिस एम्पलीफायर इज़ अ नॉइजी एम्पलीफायर, इट इज़ गोइंग टू गिव अस सम आउटपुट नॉइज़। ठीक हो गया, अब जब आउटपुट के ऊपर हमें कोई नॉइज़ पावर मिल रही है तो हमें ये बात नहीं पता कि इस जो नॉइज़ हमारे पास आ रही है, हम इस बारे में श्योर नहीं है कि क्या वो इसकी वजह से है या इसकी वजह से है। ठीक है, अब
अगर तो हमने ये कह दिया कि जी ये 0 केल्विन है तो इनपुट के ऊपर तो कोई नॉइज़ नहीं है, लेकिन स्टिल आउटपुट के ऊपर हमारे पास एक नॉइज़ आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए ये कह देते हैं कि अच्छा ये जो एम्पलीफायर है इसको हम अगर नॉइज़लेस बना दें और इसकी सारी की सारी नॉइज़ को हम इस रजिस्टर की नॉइज़ में कन्वर्ट कर दें, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा? उसका तरीक़ाकार ये होगा कि हम कहेंगे कि ये रजिस्टर जो है इट इज़ नाउ नॉट ऑपरेटिंग एट 0 केल्विन, इट इज़ ऑपरेटिंग एट सम इक्विवेलेंट टेम्परेचर, ठीक है, जिसकी जो टेम्परेचर क्या है वो कैसे हमारे पास आना चाहिए, वो टेम्परेचर हमारे पास कैसे आएगा, एन नॉट विच इज़ एट द आउटपुट, ठीक है, डिवाइडेड बाय गेन डिवाइडेड बाय के डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास कैसे आया, देखिए यहाँ पे इफ़ इट वाज एन आई तो इट वुड बी के टाइम्स टी टाइम्स बी, ठीक है। के और बी को आप इधर ले जाएं। अगर इस एम्पलीफायर का गेन है जी, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी आउटपुट नॉइज़ है वो किसी गेन इनपुट नॉइज़ किसी गेन के साथ मल्टीप्लाई होकर आउटपुट नॉइज़ में कन्वर्ट होगी, राइट, ऐसे ही है। तो एन नॉट इज इक्वल टू जी टाइम्स एन आई, ठीक हो गया। तो एन आई इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर के एंड बी और G इज़ द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। तो अब आप ये देखिए कि हमारा जो नॉइज़ी एम्पलीफायर था, हमने उस सारी की सारी जो नॉइज़ है उसको हमने ऐसे मॉडल किया कि एज इफ़ इट इज़ द नॉइज़ ऑफ अ रजिस्टर विच इज़ द एट द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर, और अब हमारा जो एम्पलीफायर है उसको हमने नॉइज़लेस अज्यूम कर लिया, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको रही। ओके, तो अब क्या है, अब हमें ये तो पता चल गया कि जो ये नॉइज़ टेम्परेचर है, ये अगर हमारे पास इसकी वैल्यू पता हो तो हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम के ऊपर आउटपुट के ऊपर हम कितनी नॉइज़ पावर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो आउटपुट है, ये अगर आप एम्पलीफायर देखें तो अगर हम जनरल कोई भी सिग्नल इसमें अप्लाई कर रहे होते तो जिस तरह हमने ये देखा, पावर आउट इज इक्वल्स टू गेन ऑफ द एम्पलीफायर मल्टीप्लाइड बाय इनपुट पावर। अगर हम कोई भी इनपुट पावर नहीं दे रहे तो इनपुट के ऊपर वी आर अज्यूमिंग कि देयर इज़ अ नॉइज सिग्नल, तो नॉइज इन मल्टीप्लाइड बाय गेन इज इक्वल टू एक्चुअली आउटपुट नॉइज पावर, ठीक है। तो यही रिलेशन हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक। अब ये जो नॉइज़ टेम्परेचर है जो कि टी ई है, इसको हम इवेल्यूएट करना चाहते हैं। तो जो नॉइज़ टेम्परेचर है, ये तो एक तरीका हमारे पास हो गया कि हम नॉइज़ परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। एक और तरीका जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं नॉइज़ परफॉर्मेंस को किसी भी सिस्टम की मेजर करने के लिए, वो है नॉइज़ फिगर का, ठीक है। नॉइज़ टेम्परेचर आपने ये देखा कि खाली इनपुट और आउटपुट नॉइज़ पावर को इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। लेकिन जो नॉइज़ फिगर होता है, ये रिलेशन होता है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का, ठीक है। और ये हमें ये बताती है कि अगर इस पॉइंट के ऊपर अगर कोई सिग्नल टू नॉइज़ रेशो है और इस पॉइंट के ऊपर कोई सिग्नल टू नॉइज़ रेशो है, तो अगर कोई एक सिग्नल जो कि आपको एंटेना से रिसीव हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर उसके आगे आपका आर एफ फ्रंट एंड लगा हुआ है, जब वो आर एफ फ्रंट एंड से बाहर निकलेगा तो इनपुट के ऊपर जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो थी वो क्या थी, और आउटपुट के ऊपर जो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो है वो क्या है। इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो आपको बताएगा कि आपका सिस्टम का नॉइज़ फिगर क्या है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, आपके सामने हमारे पास एक नॉइज़ी नेटवर्क है, ठीक है। और इस नेटवर्क का एक गेन है, ये एक सर्टेन बैंडविड्थ के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, और इसका एक
सर्टन इक्वलेंट टेम्परेचर है, ठीक है। और ये जो इक्वलेंट टेम्परेचर है हम कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं, हम अगर यहाँ पे एक कैलिब्रेटेड नॉइज़ सोर्स लगाएं, ठीक है, और उस नॉइज़ सोर्स से हमें ये पता चल जाएगा कि सिस्टम के अंदर हम कितनी इनपुट पावर दे रहे हैं, ठीक है। हमें जब सिस्टम का गेन हमें पता होगा, हमें आउटपुट के ऊपर जो नॉइज़ मिल रही है वो हमें पता होगी, ठीक है। तो जब हमें आउटपुट के ऊपर नॉइज़ की पावर पता होगी तो हम उसके ज़रिए से गेन ऑफ द सिस्टम, बैंडविड्थ ऑफ द सिस्टम और जो क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसके ज़रिए से थ्रू अ कैलिब्रेटेड नॉइज़ सोर्स हमें ये बात एग्जैक्टली पता होगी। तो हम यहाँ से डिटर्मिन कर लेंगे कि किसी भी सिस्टम का इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक नॉइसी नेटवर्क है जिसका हमें इक्विवेलेंट टेम्परेचर का पता है, जिसकी हमें बैंडविड्थ का पता है, जिसकी हमें गेन का पता है, ठीक है। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये 290 केल्विन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है और 290 केल्विन आई थिंक इट इज़ द रूम टेम्परेचर, 290 माइनस 273, तो हाँ जी ये 17 डिग्री के ऊपर कहीं ऑपरेट कर रहा है। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर ये ऑपरेट कर रहा है। एक सिग्नल है, सोर्स रजिस्टर हमारे पास आर है, जो इनपुट पावर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ सिग्नल है और साथ में उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉइज़ भी एडेड है, ठीक है। जब आउटपुट के ऊपर वो सिग्नल आया तो अगेन उसके अंदर कुछ ना कुछ सिग्नल है और कुछ ना कुछ उसमें नॉइज़ का कंपोनेंट भी मौजूद है, ठीक है। जो एक नॉइज़लेस नेटवर्क होगा वो क्या करेगा कि वो सिग्नल को और नॉइज़ को, इन दोनों को एक ही वक्त में एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। लेकिन एक जो नॉइज़ी नेटवर्क होगा वो क्या करेगा, वो खाली नॉइज़ को एम्पलीफाई करेगा, वो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये खाली एक एम्पलीफायर होता और नॉइज़लेस एम्पलीफायर होता तो ये इस बात को रिकग्नाइज़ ना करता कि इनपुट के ऊपर जो सिग्नल आ रहा है उसमें कोई नॉइज़ फैक्टर है या नहीं है। जो कुछ भी अंदर आ रहा होता ये उसको बस एम्पलीफाई कर देता। लेकिन अगर ये एक नॉइज़ी नेटवर्क है तो ये क्या करेगा कि इनपुट के ऊपर जो कोई भी सिग्नल आ रहा है उसको तो एम्पलीफाई करेगा, जिसका मतलब है कि ये भी एम्पलीफाई होगा और ये भी एम्पलीफाई होगा, लेकिन साथ में ये कुछ अपनी नॉइज़ भी उसमें ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये जो आउटपुट पे हमारे पास नॉइज़ पावर होगी ये क्या होगी, इसके इसके अंदर कुछ ना कुछ एम्पलीफिकेशन भी हुई होगी और कुछ इसकी अपनी नॉइज़ भी इसके अंदर ऐड हो गई होगी जो कि हमें आउटपुट के ऊपर मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि होती है सिस्टम का नॉइज़ फिगर, और वो होती है सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट द इनपुट एंड सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट द आउटपुट, इनका रेशो होती है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो जो आउटपुट नॉइज़ पावर है दैट इज़ द सम ऑफ एम्पलीफाइड एंड इंटरनली जनरेटेड नॉइज़। और अब आप ये देखिए कि जो हमारी आउटपुट के ऊपर नॉइज़ पावर है वो क्या है, दिस इज़ के टी बी प्लस के टी ई बी और वो गेन से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो इंटरनल और जो ये जो इंटरनली जनरेटेड नॉइज़ है, ठीक है, और ये एम्पलीफायर का गेन और ये आपका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर था, ठीक है। तो दिस इज़ दी नॉइज़ कमिंग इन और प्लस उसमें ये वाला फैक्टर ऐड हो गया, ठीक है। और ये दोनों अब गेन से मल्टीप्लाई हो गए, ये वाला भी क्योंकि इसने गेन से मल्टीप्लाई होना है, और जो ये वाला है जो इंटरनली जनरेट हुआ था ये भी गेन से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल है दैट इज़ एस नॉट एंड मल्टीप्लाइड बाय गेन मल्टीप्लाइड बाय एस आई। जो हमारी नॉइज़ फिगर की डेफिनेशन है उसको अगर आप देखिए तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट द इनपुट एस आई ओवर एन आई एंड सिग्नल टू नॉइज़ रेशो एट द आउटपुट डिवीजन में है, हम उसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप
ये जो n नॉट है इसको यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करें, एन आई को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें और इस फॉर्मूला को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। जब आप ये सारा कुछ करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली जो नॉइज़ फिगर है वो क्या है। इट इज़ 1 प्लस रेशो ऑफ सिस्टम का इंटरनल इक्विवेलेंट टेम्परेचर एंड जिस नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, और जनरली इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है। और जो नॉइज़ फिगर है जनरली हम इसको डीबी के अंदर करते हैं बिकॉज इट इज़ अ पावर रेशो। ठीक है। सिग्नल पावर नॉइज़ पावर में हम ऑपरेट करें तो दिस इज़ 10 लॉग। तो 10 लॉग ऑफ 1 प्लस इक्विवेलेंट टेम्परेचर एंड सिस्टम का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 dB से ज़्यादा होती है। अगर एक नॉइज़लेस सिस्टम होगा तो TE की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। तो 1 प्लस 0 1 का जब आप लॉग लेंगे तो आपका जो लीनियर वैल्यू होगी नॉइज़ फिगर की वो 1 होगी, लेकिन अगर आप डीबी में लेंगे तो वो जब आप उसका 1 का लॉग लेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नॉइज़लेस सिस्टम के लिए जो है वो 0 dB होगा। कई दफ़ा सिस्टम की डेटा शीट्स में आपको उसकी नॉइज़ फिगर की वैल्यू दी गई हुई होती है, कई दफ़ा उसकी इक्विवेलेंट टेम्परेचर की वैल्यू दी गई होती है। तो अगर आप इस रिलेशन को देखिए तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर और नॉइज़ फिगर का आपस में ये रिलेशन बनता है। ठीक है। तो इक्विवेलेंट अगर आपके पास नॉइज़ फिगर है तो आप उससे इक्विवेलेंट टेम्परेचर निकाल सकते हैं, अगर आपके पास इक्विवेलेंट टेम्परेचर है तो उससे आप नॉइज़ फिगर निकाल सकते हैं, यानी दोनों वाइस वर्सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं और अगला लेक्चर फिर यहीं से हम शुरू कर लेंगे। तो अपना ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।